आज हमने अपने इंटर्निस को जो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं हम और इंटरेक्टिव सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ DSM 5 हमने स्टार्ट की हुई है और हम जो है वो लेक्चर्स को लाइव लेके जा रहे हैं ताकि आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकें और कोई सवाल जवाब के दौरान जो भी फ़ायदे होते हैं वो आपको भी मिले। तो इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है कि आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही या फिर कोई क्वेश्चन आपका भी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया, सही जा रहा है। अच्छा जी, तो हम अपने सेशन में पिछले सेशन में हमने कल की जो हमारी क्लास थी हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट किया हुआ है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर को हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सारा ओवरव्यू जो है उसका वो हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है हम एक क्लास इसकी दोबारा फिर से करेंगे ताकि जो है वो हमारा रिवाइज़ हो जाएगा और फिर हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह आज हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर जो है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर कवर करना है। तो जी अच्छा, अब मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स से कहूँगी कि जो उनको होमवर्क दिया था वो थोड़ा सा शेयर करें मेरे साथ ताकि फिर हम जो है वो अपने लेक्चर का आगाज़ करें। अच्छा, तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में आपने DSM 5 में जो कुछ पढ़ा है आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली फेयरफुल एंड एंशियस कंडीशन होती है जिसमें अटैचमेंट फिगर से दूर होने का डर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सोचने से फ़र्द को सीवियर एंजाइटी होती है कि वो अपने किसी प्यारे से, किसी अपने से अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उसके बगैर नहीं रह सकता। उसको उसके होने का डर होता है कि कहीं वो उससे दूर ना हो जाए। एक्सेसिव वरी होती है जिसमें लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर होता है, कोई उससे नुकसान ना पहुँचा दे। अच्छा, बेसिकली इसमें एक चीज़ और है कि इसके बारे में कि ये हमेशा एक तरफा होती है। दूसरी साइड से ये इस किस्म की एंजाइटी नहीं आ रही होती उस जिसके साथ वो अटैच्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसमें ये है कि कोई डिज़ास्टर ना हो जाए उसके साथ, उसकी डेथ ना हो जाए, वो बाहर निकले तो उसको इंजरीज ना हो जाए, कोई अनटूवर्ड एक्सपीरियंस ना हो जाए उसके साथ जिसकी वजह से वो अपने अटैचमेंट फिगर। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसमें अलामात तकरीबन सारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ही होती हैं, जिसमें दिल का तेज़ धड़कना, घबराहट, बेचैनी महसूस होना और बहुत बड़ा कोई खौफ दिल में समा जाना और उस खौफ के मद्देनज़र या तो फ्लाइट करना या फाइट करना। ठीक है। और इसके अलावा आपकी ऑक्यूपेशनल और फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो नुमायाँ किरदार है वो है कि आपको अपनी अटैचमेंट फिगर से दूर होने का सबसे ज़्यादा डर है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो आपकी अटैचमेंट फिगर है वो रिलैक्स होगी, वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे दूर होने में परेशान है, लेकिन सिर्फ इसमें एक तरफ का एक तरफा खौफ होगा। इसकी एग्जांपल दें कोई। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप है। आप अपनी मदर के बगैर रह नहीं सकते। जब वो आपको कहीं छोड़ के जाती है आप उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उसके साथ कोई मसला ना हो जाए, उनके बगैर रह ना सकना, जुड़े रहना, जैसे पल्लू से बन जाना होता है, उनके साथ सोना, उनके बगैर ना सो। बिल्कुल, आपने ये एग्जांपल्स देखी होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे नर्सरी के बच्चे होते हैं, जब उनको एडमिशन कराया जाता है तो वो 3-4 साल अपनी मदर के साथ साथ ही एक एक लम्हा स्पेंड करते हैं। तो जब उनको सेपरेट किया जाता है अपने वालिदैन से तो उनके अंदर तकरीबन एंग्जाइटी डेवलप होती है अगर अटैचमेंट ज़्यादा है तो। अच्छा, ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर वहाँ पे डेवलप करता है जहाँ पे एक फ़र्द के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक औरत, एक मर्द और एक इंसान के अंदर जो है वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी होती है।
ठीक है, यानी कि वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट उसके साथ हो चुकी होती है। जब उसको ये खौफ कहीं आता है कि मुझे ये छोड़ के ना चला जाए या मैं इससे अलग ना हो जाऊँ, मैं इससे अलग सेपरेट ना हो जाऊँ, तब ये एंग्जाइटी डेवलप होती है। इससे पहले ये कहा जा सकता है कि वो बच्चा, वो फ़र्द, वो इंसान, वो औरत, वो मर्द उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो उस पर डिपेंडेंट होता है, वो उसके साथ साथ रहता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन ये कैफियत ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है क्योंकि अपने वालिदैन के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपने वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ये फ़िगर हर वक्त मौजूद रहेगी हमारे साथ, और इसकी कॉजेज़ भी फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्यों डेवलप होता है और क्या होता है। अच्छा, आगे बताएं। ये बाहर जाने से अवॉइड करेंगे अपने अटैचमेंट फिगर के विदाउट। ट्रैवलिंग नहीं करते, कैंपिंग नहीं करते। जैसे स्कूल में जाना है तो अगर बच्चे को स्कूल छोड़ेंगी उनकी मदर, तो जैसे शुरू में जब एडमिशन करवाते हैं नर्सरी क्लास में, तो तब 2-4 दिन तक मदर को साथ रहना पड़ता है। वो उनके बगैर रोते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब एंगर शो कर रहे होते हैं कि हमने इनके बगैर नहीं रहना है। अच्छा, इसमें अभी इस चीज़ को एलाबोरेट करने की ज़रूरत ये है कि जब एक बच्चा अटैचमेंट शो करता है, ठीक है, और वो कहीं अपनी माँ के बगैर नहीं जाता, वो अपने वालिदैन के बगैर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, शुरुआत नहीं करता, तो इसके साथ साथ उसके अंदर और अलामात भी ज़ाहिर होती हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की अगर बात की जाए तो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, या फिर वो हेडेक होता है, हेडेक होता है, उसकी सर दर्द करती है, उसकी भूख में कमी वाक़या हो जाती है, या फिर वो सहमा सहमा सा रहता है और वो अपने वालिदैन के उनको नज़र के सामने रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी नज़रों से ये साइड पे ना जाएं, क्योंकि वो एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि ये तो मुझे छोड़ के चली गई थी ना स्कूल में, तो अब पता नहीं है क्या करेगी। लेकिन ये होता है कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर को हम ये भी साथ साथ पढ़ेंगे कि ये ख़त्म कैसे होती है। या तो ये बिगड़ के कुछ और बन जाती है या ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जब ये ख़त्म होती है तो वो डिसेंसिटाइजेशन का अमल जो हमने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में, कि आहिस्ता आहिस्ता हैबिचुअल हो जाता है बच्चा। जब वो रोज़ाना देखता है कि मैं रोज़ाना जाता हूँ और फिर घर आ जाता हूँ और फिर मुझे मिलती है शाबाश मिलती है, मुझे मेरे टीचर्स अप्रिशिएट करना शुरू हो गए हैं। और अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, ये भी शर्त है, अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर ख़राब होकर मज़ीद एंग्जाइटी में डेवलप हो जाती है और किसी और मर्ज़ में भी तब्दील हो सकती है, सिवियरिटी की तरफ जा सकती है। तो कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इस चीज़ में डिस्टर्ब रहते हैं, और अगर वो 1 महीने के बाद भी इसमें मुब्तला रहें तो हमने क्राइटेरिया जैसे कि इसका पढ़ा है, और क्राइटेरिया में इन्होंने बच्चों में DSM-5 में साफ लिखा हुआ है कि बच्चों में 4 वीक्स हैं, ठीक है। 4 वीक्स तक उनकी अलामात ज़ाहिर होती हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं बाकी रहता। लेकिन अगर 4 वीक्स के बाद भी कंटिन्यू है तो फिर इसका मतलब है कि ही और शी शुड बी ट्रीटेड, साइकोथेरेपी, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो बड़ों में क्या क्राइटेरिया है? 6 मंथ एंड मोर देन 6 मंथ। ठीक, अब आपने यहाँ गौर किया होगा कि टिपिकली 6 मंथ्स और मोर इन मतलब कि या तो 6 महीने या 6 महीने से भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने के बाद अगर किसी एक मरीज़ में, अगर हम कहते हैं कि उसको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो अगर 6 महीने के बाद उसके अंदर तब्दीली वाक़या हो जाती है और वो उसके अंदर बेहतरी आ रही है, और बेहतरी हम किस तरह से नोट करते हैं? उसकी नींद बेहतर हो गई है, उसकी भूख बेहतर हो गई है, और वो अब एडजस्ट कर रहा है, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, वो अब खुश रहने लगा है, वो दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगा है, उसकी बेचैनी, घबराहट और कंसंट्रेशन जो लूज़ हो चुकी हुई है वो भी उसकी बेहतर होना शुरू हो गई है, तो फिर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है इसको, ठीक है। तो ये बात ख़ास तौर पे नज़र में हमने रखनी है कि हम किसी भी अपने पेशेंट को या अपने किसी भी फ़र्द को जो हमारे सामने किसी प्रॉब्लम के साथ आया, हम तब तक उसको ऐसा डायग्नोस नहीं कर सकते, उसको लेबल नहीं कर सकते जब तक कि हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो जाता। तो DSM-5 इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जब हम इसका क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं
तो ही हमें पता चलता है कि हमने इसको डायग्नोसिस को क्लियर करना है। अच्छा, अगला क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया भी है 8 में से 3 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है इसमें। ठीक, 8 में से 3 सिम्टम्स कम। आप ये देखें कि 8 सिम्टम्स भी हो सकते हैं और 3 सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लेकिन 8 में से अगर 3 सिम्टम्स होते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो 8 सिम्टम्स हैं उसमें बेसिक एंजाइटी डिसऑर्डर के 2 सिम्टम्स तो बड़े अहम हैं, लेकिन जो तीसरा सिम्टम है वो आपका सेपरेशन रिगार्डिंग होना चाहिए, यानी कि पेशेंट आपसे सेपरेट नहीं हो रहा, अटैचमेंट शो कर रहा है और वो अटैचमेंट की वजह से वो इतना ज़्यादा घबराहट का शिकार है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे अलग नहीं होना चाहता। जैसे ही अच्छा, अलामात कब जाहिर होती हैं? जब वो आपसे अलग होता है, यानी कि जब वो थोड़ा सा आपसे साइड पे जाता है ना, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ ठंडे होते हैं, जिस्म का टेम्परेचर लो हो जाता है, टांगें कांपती हैं, ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, नेगेटिव थिंकिंग की भरमार हो जाती है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे हमारे जो फीचर्स हैं, जो अलामात हैं, ये सारी एंग्जाइटी ना सारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मौजूद है। लेकिन जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक मेन फीचर है वो हमारा ए क्राइटेरिया है, जो ए क्राइटेरिया मुकम्मल होना चाहिए। अब उसमें सारे कवर हो जाते हैं, तो उसने बोला है कि क्या होना चाहिए, उसका सेंटेंस बोलें, इसमें पढ़ा हुआ है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। इसमें ये सारे क्राइटेरिया तो 8 है ना, इन 8 सिम्टम्स में से क्राइटेरिया में से कम 3 वाक़े होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी सेपरेशन के बारे में बात की हुई है। अब हम इसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा रीड करते हैं। नंबर 1, रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम होम और मेजर अटैचमेंट फिगर्स, यानी कि जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं, तो उनको डिस्ट्रेस फील होता है और बार बार डिस्ट्रेस फील होता है। रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि जगहों से, घरों से, जॉब से, वर्किंग प्लेस से और एक ऐसा जोन जिससे वो दूर नहीं जाना चाहते, तो उससे भी उनको एक्सेसिव वरी होती है। और जब ये कहा जाता है कि रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस, तो इसका मतलब क्या होता है? बार बार उसको अपने अटैचमेंट फिगर को खो देने का ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि उसको हर वक्त धड़का ही इस बात का लगा रहता है कि मैं जो है वो इससे दूर हो जाऊंगा, मैं इसको मिस करूंगा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगा। तो ये अटैचमेंट है। और आपको ये बात मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊंगी कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होना और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करना क्या है, डिसऑर्डर बन जाता है। तो इसलिए अगर आपको भी और आपके इर्द गिर्द लोगों को किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जगह के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो दैट इज़ नॉट गुड। वो हमारे DSM-5 के क्राइटेरिया के मुताबिक डिसऑर्डर बन जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने घरों को छोड़ता ही नहीं है, वो तब्दीली चाहते ही नहीं है, और अगर वो तब्दीली उनको आए कि हमने ये घर सेल करना है और घर एक नया लेना है, तो उनको एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, तो रिकरेंट थॉट्स आती हैं, रिकरेंट डिस्ट्रेस फील होता है। इसका मतलब ये है कि वो अटैचमेंट की वजह से एंग्जाइटी में जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि वो 1 महीना चले गए, शिफ्ट हो गए, अभी उन्होंने पिछला घर नहीं सेल किया या फिर सेल कर दिया, तो वो उस अगले घर में जाके वो अगर तो वो एडजस्ट करते हैं तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने 2 महीने में, अब एडल्ट्स के बारे में जैसे कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जो है वो आपकी जो है वो क्या कहते हैं 6 महीने के बाद अगर अलामात मौजूद हैं तो आपको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन एडल्ट्स में अगर 6 महीने तक भी आपने एडजस्ट नहीं किया और 7वें 8वें महीने में भी आपकी चल रही है वही अलामात, तो आपको सेपरेशन एंग्जाइटी है, आपको ये अलामात सारी जाहिर हो रही हैं, आप ठीक नहीं रह रहे, आपकी नींद, भूख, आपकी बेचैनी, घबराहट, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको रिकरेंट थॉट्स होम के बारे में। अभी सेकंड सेंटेंस है इसमें, परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी
about losing major attachment figure, about possible harm to them। उनको हर वक्त डर लगता है कि जो बंदा हमारे साथ अटैच है उसके बारे में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं कि जब वो बाहर जाएगा वो। अब हम यहाँ पे चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्लियर करेंगे क्योंकि हमारे सामने कोई पेशेंट ऐसा नहीं बैठा हुआ या हमारे साथ ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, क्योंकि पेशेंट के सामने आपने ये चीज़ें इतने एलेबोरेट से डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि उसकी जो एंग्जाइटी है वो प्रॉब हो सकती है, ज़्यादा बाहर आ सकती है, उसको इंड्यूस हो जाएगी ना एंग्जाइटी। तो इसलिए इसमें ये बात हम कर रहे थे कि अगर एक इंसान बार बार सोचता है किसी अटैचमेंट फिगर के बारे में कि ये बाहर चला जाएगा, इसको कोई तकलीफ़ पहुंचेगी, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, इसको नुकसान हो जाएगा, ये गुम हो जाएगा, तो ये वाले ख्यालात आते हैं डेथ के बारे में, डिज़ास्टर के बारे में, इंजरी, इलनेस, कि अगर माँ कहती है कि अगर मैं इसके पास नहीं रहूँगी तो ये बीमार हो जाएगा, ठीक है। बहुत से पेरेंट्स को सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। उनको लगता है, कुछ माएँ मेरे पास आके ये शिकायत करती हैं कि हमारा दिल चाहता है हम स्कूल ना भेजें, क्योंकि जब मैंने सोचती हूँ इस बारे में तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि मैं स्कूल कैसे भेजूँगी इसको। अच्छा, इसमें हम कॉजेज़ इस टाइम ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि क्राइटेरिया तो हमारा पूरी क्लास में जारी रहेगा। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? आपको क्या लगता है कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर की मेन कॉज क्या है? जेनेटिकली भी आते हैं और जेनेटिकली हेरिटेबल इन चिल्ड्रन होता है, इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये चिल्ड्रंस ने बताया है, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, डेथ, माइग्रेशन, डिवोर्स, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ। कॉजेज बताई हैं इन्होंने कि जेनेटिक्स में भी ये चलता है, फैमिली में भी चलता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी अपसेट हो जाते हैं, और फिर उसके अलावा डेथ, माइग्रेशन, कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा। लेकिन इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से हमने अलग करना है, हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पढ़ना है, क्योंकि इसको हमने सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हमने नहीं बनाना, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमने डायग्नोसिस करना है, तो डायग्नोसिस अगर हमें अच्छे से आता होगा तो हम ट्रीटमेंट भी अच्छी करेंगे। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अब ये है, देखिए, अगर तो बच्चे में किसी में डेवलप होता है तो उसकी डिपेंडेंसी है, उसकी अपने मदर्स के साथ अटैचमेंट है, और इसमें ज़्यादातर कॉज बच्चे की जो वालिदा हैं उसने जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन दी हुई है, फादर ने ओवर प्रोटेक्शन दी हुई है, या फिर वो जॉइंट फैमिली में सिस्टम में रहता है तो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको ये तकलीफ़ नहीं देनी, ये तकलीफ़ नहीं देनी, यहाँ अकेले ना जाए, वहाँ अकेले ना जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपना एक छोटा सा रेफरेंस का केस देती हूँ कि मेरे पास एक केस था XYZ, वो बच्चा जो है वो उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था, अपनी उसकी 19 इयर्स की एज में उसका भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो बाइक पे कुछ चीज़ लेने गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी डेथ हो गई। तो जब वो उसकी वालदा पे ये ट्रॉमा हुआ, वालदा को तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, लेकिन इन दैट रिस्पॉन्स उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया, छोटे बेटे को जो कि अभी 3 या 4th क्लास में था, गैप था इनका। तो जब उसको घर में बंद करना शुरू कर दिया, उसने कहा कि नहीं, ओवर प्रोटेक्शन शुरू कर दी ना, यहाँ तक कि वो बच्चा कहता है कि मुझे स्कूल नहीं भेजते थे, 2-2 लोग मुझे छोड़ने जाते थे, 2-2 लोग लेने आते थे, ठीक है। इतनी ओवर प्रोटेक्शन दी कि मैं डर गया, मैं सहम गया कि ये क्या हो रहा है। अब बच्चे के अंदर तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप हुआ था जो मेरे साथ डायग्नोसिस के साथ आया था, लेकिन शुरू में उसको सेपरेशन एंग्जाइटी हुई थी जब वो छोटा था, बाद में उसको सोशल एंग्जाइटी हो गई। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर लीड्स टू अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसकी कॉज ये बनी कि ओवर प्रोटेक्शन थी, वालदा ने इतनी ओवर प्रोटेक्शन की कि उसने उसको, मतलब कि वो दही लेने भी नहीं भेजती थी। हम बच्चों को किसी को भेज देते हैं डर, खौफ, परेशानी के बस कुछ हो जाएगा, जैसे बड़ा मर गया है ऐसे छोटा भी मर जाएगा, खुदा ना खास्ता। यानी इतनी एक्सट्रीम वरीज आती हैं, एक्सट्रीम थॉट्स आती हैं।
और कॉलेज भी उसने ऐसे ही किया, यूनिवर्सिटी भी उसने किया, कभी गया कभी नहीं गया, प्राइवेटली किया। और वो बच्चा इतना ज़हीन था कि उसने पोजीशंस वगैरह ली घर में बैठ के पढ़ के। लेकिन घर में वो उसने फिर पढ़ा किया क्या, उसने सिर्फ पढ़ा, घर के काम किए वालदा के साथ। एक ही एक बेटा रह गया ना फिर, और एक बहन थी जो बड़ी थी, उसकी शादी हो गई। तो वो एक तो इसके फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। नुकसान ये हुए कि उसको सेपरेशन एंग्जाइटी शुरू में हो गया, और वो पहले डरता था, घबराता था, किसी से बात नहीं करता था कि अगर मैं बात करूँगा तो कोई बुरा वाक़या पेश आ जाएगा और मैं अपनी वालदा से अलग नहीं हो सकता। अलग होता ही नहीं था वो, उसको एंग्जाइटी रहती थी हर वक्त, बेचैनी, घबराहट, ये वो। फिर थोड़ा सा जब वो बड़ा हुआ, टीन एज में से गुजरा, फिर उसने ये डायग्नोस किया कि मेरी वालदा मेरे साथ, मुझे बहुत में अटैचमेंट हो गई है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। बहरहाल तो फिर वो दूसरी तरफ चली गई, एंग्जाइटी डिसऑर्डर उसकी खुद ब खुद बेहतर होने की तरफ आ गई, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट अपना चेंज किया, अपनी थॉट्स चेंज की, पढ़ लिख किया था ना, तो चीज़ों को सोचने लगा। लेकिन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी चला गया। तो इसलिए ये वरीज आती हैं। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव। अब आप इस सारे क्राइटेरिया में एक लफ्ज़ बार बार पढ़ रहे हैं DSM-5 में। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर DSM-5 में 191 पेज पे मौजूद है, और इसके जो पहले 8 पॉइंट्स हैं इसमें मुस्तकिल यही लिखा गया है, परसिस्टेंट एक्सेसिव वरी, परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव फियर, persistent reluctance or refusal to go out, away from home, to school, to work, or wherever else. Persistent reluctance or refusal to sleep away from home, to go to sleep without being near or major attachment figure. Attachment figure कोई भी हो सकती है, वो आपकी जॉब, वर्क, आपके मदर फादर, आपकी, यहाँ तक के एक केस था XYZ, उसमें एक 60 ईयर का जो एक थे एल्डर पर्सन, वो अपनी वाइफ पे इतनी ज़्यादा जो है वो थे, डिपेंड करते थे, डिपेंडेंसी थी पहले, और वो डिपेंडेंसी फिर सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में चेंज हो गई। अब वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाती, वो किचन में भी उनको जाने नहीं देते, बस वापस आ जाओ जल्दी से, तबीयत ख़राब होने लगती है, एंग्जाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्लिंगिंग बिहेवियर इसमें ख़ास तौर पे बताया गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसमें क्लिंगिंग बिहेवियर है, जुड़े रहना, चिपके रहना, ये स्कॉफ से परे ना हटना। तो खैर, अच्छा, अब इसमें जो क्राइटेरिया में मुस्तकिल आप देख रहे हैं, रिपीटेड नाइटमेयर्स इन्वॉल्व विद द थीम ऑफ सेपरेशन, इन 8 में से 3 तो बाकायदा होनी चाहिए। और आप ये मुस्तकिल नोट कर रहे हैं कि इन 8 में, ये जो 8वां वाला ये भी पढ़ लेते हैं, रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, हेड एक, स्टमक एक, नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि तबीयत ख़राब ही हो रही है भाई, है। तो विद सेपरेशन फ्रॉम मेजर अटैचमेंट अगर इन एंटिसिपेटेड, तो इन 8 में से अगर बिलफर्ज हम 3 लगा लेते हैं, एक हम कह देते हैं कि इसको ये है कि ना, ये ना परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी ऑफ रिलक्टेंट अबाउट बीइंग अलोन और विदाउट मेजर अटैचमेंट, एक ये कर लेते हैं। एक कह देते हैं कि चलो जी परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर, ये कर लेते हैं। या एक ये कर लेते हैं कि रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, ये। तो आपका सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज हो गया, ठीक। अच्छा, अब बात यह है कि मैं आपको बताने ये लगी हूँ, हमने डिसऑर्डर्स को डीपली स्टडी करना है, फिर ही हमारा डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी मेजर कमांड हो जाएगी। साइकोलॉजिकल जो फील्ड है ना, इसमें अगर आपका डायग्नोसिस पे कमांड अच्छी होती है ना, तो आपकी थेरेपी भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस करके कोई आपको भेज दे साइकियाट्रिस्ट और वो कहे जी इसको बाइपोलर है, इसकी थेरेपी करो। आपने पहले डायग्नोसिस क्लियर करना है, आपने उसकी हिस्ट्री टेकिंग करनी है, और फिर उसका जहन जानना है कि वो किस हद तक ठीक होना चाहता है, और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग उसकी लाजमी करनी है। फिर आपने अपनी थेरेपी स्टार्ट करनी है। तो डायग्नोसिस अगर अच्छा होगा तो थेरेपी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको डायग्नोसिस पता है और आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, ना तो आप उसकी रैपो बिल्डिंग आपकी हुई, ना आपका डायग्नोसिस क्लियर हुआ, कहीं डाउट भी हो सकता है, किसी से कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो बाइपोलर के साथ कोमोर्बिड चल रहा है, वो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो अब आपको मैं ये बताने लगी कि इसमें 8 सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में रिपीट हुआ है परसिस्टेंट, एक्सेसिव, रिपीटेड, परसिस्टेंट।
तो ये 8 के 8 जुमले एक ही बात को बता रहे हैं कि भाई बंदे से दूर होने से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो द फियर एंग्जाइटी, अच्छा अब हम बी क्राइटेरिया पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, बी क्राइटेरिया में फियर एंग्जाइटी एंड अवॉइडेंस ऑफ परसिस्टेंट लास्टिंग एट लीस्ट 4 वीक्स इन चिल्ड्रन, ये हमने पढ़ लिया था, एंड टिपिकली 6 मंथ। दैट इज अगला पढ़ें सी क्राइटेरिया, डिस्टर्बेंस कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट सोशल ऑक्यूपेशनल एकेडमिक। यहाँ बाकी तमाम डिसऑर्डर के साथ ये सफ़ में खड़ा हो गया, यानी कि आपके साथ बाकी सारे जो आपके डिसऑर्डर्स हैं उसमें एक ही बात रिपीट है कि वो बंदा सोशली, एकेडमिकली और ऑक्यूपेशनली डिस्ट्रेस हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। इम्पेयरमेंट का मतलब है कि वो उसमें नकारा हो जाएगा, अल्फाज का मतलब तो यही बनता है, प्रॉपर तरीके से लेकिन वो उसको इंजाम नहीं दे रहा होगा। कभी उसके जो है ना वो वर्क एरिया से शिकायत आएगी, कभी उसके घर से शिकायत आएगी, कभी स्कूल से शिकायत आएगी, और फिर आखिरकार वो छोड़ के बैठ जाएगा। और सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर स्कूल से छुट्टियां करना, वालिदैन छुट्टियां, वो पहले से ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं पेरेंट्स, क्यों भाई ऐसे ही है। तो जब वो ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं तो फिर वो घर बिठाना शुरू कर देते हैं, रिफ्यूजल हो जाता है। वो कहते हैं भी चलो छुट्टी कर, आज भी छुट्टी कर लो, कल भी छुट्टी कर लो, चलो आज चली जाओ। वो बच्चे की रूटीन बनती नहीं है, ठीक है। तो बच्चे की रूटीन बनती नहीं है, जब बच्चे की रूटीन नहीं बनती तो ऑक्यूपेशनल और ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जब इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है तो आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर डिक्लेयर हो गया। अब जब ये डिक्लेयर हो गया तो फिर 1-2 महीना ये चलता है, फिर बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, मसले और बनने शुरू होते हैं, और फिर ये होता है कि फिर माएँ जो हैं वो डॉक्टर्स के पास लेके भागती हैं, ठीक है। यहाँ तक के कि मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं कि जो टीन एज की बच्चियाँ हैं उनको स्कूल में एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी के, नहीं जाना चाहती वो स्कूल, उनको एक दिन भेजा, 2 दिन भेजा, फिर घर बिठा लिया, फिर 1 दिन भेजा, 2 दिन भेजा, पूरा हफ्ता बिठा लिया, फिर वो क्या होता है कि वो घर बैठ जाती हैं और फिर पेरेंट्स फिर स्कूल छुड़वा, वो कहते हैं कि वो ना ये हमारी ना स्कूल में सूटेबल नहीं रहती, स्कूल में कुछ है। और आपको पता है सुपरस्टिशंस भी लोग चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। वो फिर कहते हैं कि हमारी बच्ची ऐसी परेशान होती है, जैसे ये पढ़ती है इसकी तबीयत ख़राब होती, इसको हटा लें, ठीक है। हमारा जो लोअर तबका है उसमें बहुत सी बहुएँ ऐसी हैं जो ससुराल में उनको एंग्जाइटी होती है, वो अपने घरों से रो धो के निकली होती है, उनको सेपरेशन एंग्जाइटी रहती है शादी के शुरू में। और अगर शादी के शुरू में आपने सुना है ना, शादी के 1 साल अगर आप ससुराल में अच्छा सा गुजार लें तो आप सही हो जाते हैं। और अगर पहले 6 महीने में वालिदैन अपनी बेटी को बार बार बुलाते रहें कि तुम्हारा दिल नहीं लग रहा ना आ जाओ, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा ना आ जाओ, तो वो पहले से ही उसको सेपरेशन एंग्जाइटी डिपेंडेंसी होती है ना उसको, तो वो वहाँ जाके उसको एंग्जाइटी फील होती है, एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। हाँ, इसमें हमने डिफरेंशियल ज़रूर करना है, और वो हैं हमारे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे हमने लाजमी करना है, और फिर हमने जो है वो बाकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ भी इसको डिफरेंस करना है। अब यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी आ जाती है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आता है एक, ठीक है। तो उसके साथ भी हमने डायग्नोस करना है डिफरेंस, क्योंकि जो नए जगह पे लोग एडजस्ट नहीं करते उसका भी एक डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन वो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर से डिफरेंट होता है। सेपरेट एक अटैचमेंट फिगर का लफ्ज़ याद रखें आप, अटैचमेंट फिगर। तो जो बच्चियां होती हैं उनको आप शादी की उम्र में थोड़ा काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया करें ताकि वो अपने ससुराल में जाके एडजस्ट कर लें और सेपरेशन एंग्जाइटी का शिकार ना हो। तो डिस्टर्बेंस कॉज क्लिनिक सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट हो जाती है, ठीक, ये हो गया। दी डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है कि कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, सच एज रिफ्यूजिंग टू लीव होम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि एक बच्चे को ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म की वजह से वो आपको अगर नहीं छोड़ा तो उसको हम सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, डायग्नोस नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा हम डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस
कि कंसर्न की वजह से सेपरेशन जो होती है और एंजाइटी फील होती है साइकोटिक डिसऑर्डर में, उस एंजाइटी को हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। रिफ्यूज़ल टू गो आउटसाइड विदाउट ट्रस्टेड कंपेनियन इन एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में एक इंसान को एक हेल्प की ज़रूरत होती है कि ये मेरे साथ जाएगा तो मैं जाऊँगा, ये मेरे साथ होगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है, बच्चे कहते हैं मम्मा आप हमारे साथ वॉशरूम आ जाएं फिर मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एगोराफोबिया के शिकार होते हैं और वालिदैन बार बार उनके साथ जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं गलत बात में। ठीक है, सहारा देना चाहिए लेकिन इम्प्रूवमेंट भी लेके आनी चाहिए ना, ताकि उनका ये फोबिया ख़त्म हो। वरीज अबाउट इल हेल्थ। बीमार रहने में, जब एक इंसान बहुत बीमार होता है तो वो, जैसे बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बूढ़े, तो वो एक बंदे के साथ अपने आप को बांध लेते हैं कि भाई ये मेरे साथ होगा तो मैं ठीक हूँ, ये मेरे साथ होगा तो ठीक हूँ। तो वो अटैचमेंट फिगर का मतलब ये नहीं है कि उनकी सेपरेशन एंजाइटी है, वो बीमारी की हालत में, मेडिकल कंडीशन है ना, यहाँ पे बताया गया है कि कोई और मेडिकल कंडीशन हो या फिर कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से अगर कोई किसी से अटैच हो गया है और अलग नहीं होना चाहता तो उसको हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। समझ में आ रही ना सारी? बिल्कुल आ रहा है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी हम कोमॉर्बिड चलते हैं। ये हो सकता है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी है और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों एक साथ हैं, ये चल सकता है काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाले को हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डिक्लेयर कर दें। और कंसर्न अबाउट हैविंग इलनेस और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो मेंटल डिसऑर्डर कोई और हो और या मेडिकल कंडीशन कोई और हो, तो उसमें जो एंजाइटी क्रिएट होती है अटैचमेंट फिगर के साथ, उसको हम नहीं कह सकते कि ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। अच्छा जी, अब आपका कोई सवाल? मैं यही आपको बता दूं कि DSM-5 को हमारे टीचर्स भी हमें कहते थे और मैं भी आपको कह रही हूँ कि जब आपने कोई एक डिसऑर्डर पढ़ना है तो आपने उस डिसऑर्डर का एक एक हरफ जो है ना वो पढ़ना है। अब इससे आगे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है 191 पेज पे, डायग्नोस्टिक फीचर्स क्राइटेरिया A6। अब इसने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन की है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं ये भी एक्सप्लेन करूँ आपको, लेकिन कोई चाहने वाला हो, कोई उम्मीदवार हो तो फिर मैं बताऊं। हाँ जी, पढ़ना है आपने? बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्रिवेलेंस इसमें 12 महीने प्रिवेलेंस अडल्ट्स में है और सेपरेशन एंजाइटी अमंग्स यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट की फिगर्स हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की फिगर्स और होंगी। और उसके बाद डेवलपमेंटल और कोर्स है, ठीक है, ये भी पढ़ना चाहिए। एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ सपोर्टिंग डायग्नोसिस, ये पढ़ते हैं। अब इसमें जो मैं आपको बताती जाऊंगी वो आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। When separated from major attachment figure, children with separation anxiety disorder exhibit social withdrawal, apathy, sadness, difficulty concentrating। ये सारे वो अलामात हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, हम उसके ऊपर दोबारा से डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। ऑन वर्क और प्ले डिपेंडिंग ऑन देयर एज, ज़ाहिर एज पर डिपेंड करता है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में बच्चे को एंजाइटी है या बड़ों को एंजाइटी, और वो किससे विड्रॉ हो रहा है, स्कूल से, वर्क से, उदासी और काम में दिल ना लगना, ये तो होगा, लेकिन इसको फिर आप डिप्रेशन नहीं कहेंगे। इंडिविजुअल्स में हैव फियर ऑफ एनिमल्स, मॉन्स्टर, डार्क, क्योंकि उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसकी ड्यूरेशन भी डिफरेंट है, उसकी अलामात डिफरेंट है। अच्छा, अब आप एक बच्चा या एक इंसान डर रहा है किडनैपर से, कार एक्सीडेंट से, प्लेन से, ये हो सकता है कि उसके साथ पहले एक वाक़या हो चुका हुआ है और वो दोबारा फिर बाहर नहीं जाता, वो कहता है मैं डरता हूँ भाई कोई एक्सीडेंट ही ना हो जाए दोबारा। लेकिन अटैचमेंट फिगर एक का होना इसमें बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है लिखा हुआ। एंड अदर सिचुएशन देर आर परसीव्ड एज प्रेजेंटिंग डेंजर टू द फैमिली और अदर। सम इंडिविजुअल्स बिकम होम सिक, घर में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। एंड अनकम्फर्टेबल टू द पॉइंट ऑफ मिजरी व्हेन अवे फ्रॉम होम, ये है असल बात, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन में लीड टू स्कूल रिफ्यूज़ल,
अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको, विच इन रिटर्न में लीड टू एकेडमिक डिफ़िकल्टीज इन सोशल सिचुएशंस, आइसोलेशन। वो अकेले ही रहना शुरू कर देता है, उनका कोई दोस्त नहीं होता। मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पहले सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर थी, जैसे वो बड़ा बड़ा होता गया तो ओवर प्रोटेक्शन में रहा, लेकिन जब जैसे वो बड़ा होता गया उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो गया। व्हेन एक्सट्रीमली अपसेट एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन, जब वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, अलग होते हैं, तो वो एंगर भी शो करते हैं, एग्रेशन टुवर्ड समवन। अब इस एंगर को हम बाइपोलर नहीं कह सकते, इस एंगर को हम हाइपर एक्टिविटी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उस टाइम पे शो करता है जब वो सेपरेट होता है। अगर आप एंगर, कोई आपको बच्चा आता है आपके पास कोई औरत आती है, कोई लड़का, और वो शिकायत ये की जाती है कि इसको गुस्सा बहुत आता है, आपने पूछना है गुस्सा किस बात पे आता है। अगर वो कहेगा कि जब ये अपनी माँ से दूर होता है ना तो गुस्सा करता है, तो आपको क्लिक करेगा कि कहीं एक सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो आप फिर उसके रिगार्डिंग अगले सवाल करोगे कि अपनी मदर को कहाँ कहाँ छोड़ता है, ये कहाँ कहाँ छोड़ना पसंद करता है, चाहता है कि नहीं चाहता। ठीक, चिल्ड्रन with their disorder may described as demanding, intrusive, in need of constant attention। वो कहेंगे हमारे पे ही तवज्जो दें, हमसे ही बात करें और हमारे अलावा किसी और से बात ना करें। ठीक है, अटैचमेंट हो रही होती है ना, अटेंशन भी मांगते हैं। एज अ अडल्ट में अपीयर डिपेंडेंट, जैसे कि अडल्ट के तौर पे वो डिपेंडेंट महसूस हो रहे हैं कि वो जो है ना वो बहुत डिपेंड कर रहे हैं और जी छोड़ ही नहीं रहे। तो इसमें अब डिफरेंस करना ज़रूरी है। और उसके बाद ओवर प्रोटेक्टिव, ये सारे लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इंडिविजुअल्स एक्सेसिव डिमांड ऑफन बिकम आ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर फैमिली मेम्बर्स। घर वाले तो तंग आ जाते हैं, यार ये तो पीछे बहुत, ये तो बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं उतरने दे रहा, भाई तो 1 मिनट भी हिलने नहीं दे रहा, इसको क्या हो गया, और वो बात फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लीडिंग टू द रिजेंटमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली, और फिर वो उसको ज़बरदस्ती छोड़ना शुरू। एक सिचुएशन वो मैंने आपको बताई है जिसमें कि जो पेशेंट है वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से फ्लाइट कर जाता है, यानी कि घर वाले उसे बिठा लेते हैं, स्कूल हटा लेते हैं। ये वो बात की गई है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फैमिली में, और ये बड़ों के साथ होता है ज़्यादा। अगर वो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर उसको हो रहा है तो वो कहते हैं ये बहुत तंग करने लग पड़ा है, हटाओ इसको, इसके साथ ज़बरदस्ती करो इसको। और जितना वो ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं वो उतना ज़्यादा रोता है, उतना चीखता है, उतने उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है, उसकी हालत ख़राब होती है। फिर वो मुस्तकिल अगर इसी हालत में रहे तो फिर उसकी नींदें, भूख, सारा कुछ ख़राब जब होता है तो फिर वो लेके जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, और बिल आकर फिर वो मेडिसिन दे देते हैं बच्चे को, और फिर वो सोना शुरू कर देते हैं, आराम लेते हैं, नींद पूरी करते हैं, भूख बेहतर होती है। लेकिन मसला फिर भी रिजॉल्व अगर ना हो तो फिर वहाँ साइकोथेरेपी की कमी होती है, क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। अब हम इसके डिफरेंशियल्स पढ़ लेते हैं। हाँ जी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ये कैसे डिफरेंट है? जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एक्सेसिव वरीज होती हैं, मल्टीपल इवेंट्स की, सिचुएशंस की, जबकि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सिर्फ अटैचमेंट फिगर के साथ सेपरेशन का खौफ। अभी आप इसमें साफ सुथरी बात ये है, टू द पॉइंट, कि जनरलाइज एंग्जाइटी हर चीज़ का जो है वो परेशानी लेती है, लेकिन जो आपकी जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो आपका, जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट फिगर के साथ होती है। ठीक, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाला है जो वो एक के बारे में ही सोचता हाँ। है, उसकी ही परेशानी लेता है। जीएडी वाला तमाम लोगों के बारे में सोचता है, तमाम किस्म की परेशानियों के बारे में सोचता है। अब उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर में एक अदर जो तबीयत ख़राब होने का जो एक अटैक आता है उसका खौफ होता है, जैसे कि पहले एक पैनिक अटैक आ चुका है कि अब फिर दोबारा तबीयत खराब होता है। वो उस खौफ से घर से नहीं निकलेगा, वो उस खौफ से वो काम नहीं करेगा जिस लगता है कि मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी,
ठीक। तो ये पैनिक डिसऑर्डर से लेकिन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर खाली बात ही सिर्फ ये है कि कोई मुझसे अलग हो रहा है, मुझसे दूर हो रहा है, सेपरेट चीज़ हो रही है, घर बार चीज़ें मेरे से सेपरेट हो रही हैं। एगोराफोबिया ये कि मैं कहीं फंस जाऊंगा, मैं ट्रैप हो जाऊंगा किसी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन ये अटैचमेंट फिगर के बारे में बात नहीं कर रहा। कंडक्ट डिसऑर्डर, स्कूल अवॉइडेंस in common in conduct disorder, but anxiety about depression separating is not responsible for the school absence. वायलेशन होती है कंडक्ट डिसऑर्डर में, सिंपली जो बच्चा होता है वो मिसबिहेव करता है, थ्रेट करता है और इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं धमकियाँ लगाता है, तोड़ फोड़ करता है, गुस्सा करता है, हाइपर एक्टिव होता है, तो उसका सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ कोई मैच नहीं है। ये हो सकता है कि एक बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी था और वो मुश्किल रहने की वजह से उसको कंडक्ट डिसऑर्डर में वो चेंज हो गया, वो मुश्किल डिस्ट्रेस में रहा तो वो तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी और अब उसने थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, उसका स्विच ऑफ हो गया, यानी कि उसमें चेंज हो गया कंडक्ट में। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली लोगों से घबराहट है ना। Yes. लोगों से स्कूल नहीं जाता, उसको लगता है लोग उसको गलत जज ऑब्जर्व करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और नेगेटिव जजमेंट की वजह से वो बाहर नहीं निकलता, लेकिन ये सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इससे फ़र्क है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी ट्रॉमा की सूरत में होता है, ठीक है, और ट्रॉमा में की सूरत में होने की वजह से उसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं, जबकि सेपरेशन जो है वो लव्ड वंस की कंसर्न होता है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ना जो भी इंडिविजुअल सेपरेशन से घबराता है उसके नज़दीक वो चीज़ मौजूद होती है और वो उससे अलग होता है, जबकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में सेपरेशन जो लव्ड वंस की होती है वो ट्रॉमेटिक इवेंट से, कोई डिज़ास्टर होता है, डेथ होती है, यानी कि डिक्रीज़ड होते हैं लोग, या चीज़ें डिक्रीज़ड हो चुकी हो, ख़त्म हो चुकी होती हैं, ट्रॉमा हो चुका होता है। लेकिन सेपरेशन में वो एक सिलसिला चल रहा होता है, कभी अलग, कभी दूर, कभी अलग, दूर और कभी नज़दीक। मतलब ये है कि पीटीएसडी में जो गुजर चुके हैं उनके फ्लैश ट्रॉमा हो चुका होता है। जो एससीडी हैं उनमें जो है मतलब अटैचमेंट फिगर है, उसका खौफ होता है कि कहीं हम उनसे अलग ना हो जाएं। ठीक है, हम कहीं अलग हो गए हैं तो अब हमारा क्या बनेगा, अलग कहीं हम दोबारा फिर उनके पास चले जाएं। जैसे मैंने आपको घर की मिसाल दी, तो वो दोबारा फिर उस घर में ही जाने, उनकी उसी घर के ख्वाब आ रहे हैं, उसी घर के ख्यालात आ रहे हैं, उन जगहों के ख्यालात, वो चाहता है कि दोबारा फिर उधर चला जाए या फिर दोबारा फिर मैं उस कंडीशन में चला जाऊं। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल्स विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर वरी अबाउट स्पेसिफिक इलनेस एंड द मेन कंसर्न इज़ अबाउट मेडिकल डायग्नोसिस इटसेल्फ। उसका अपना डायग्नोसिस जो है उसको परेशान कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई सेपरेशन का डर होता है, ठीक। और बीवेयरमेंट में कहते हैं कि एक्सट्रीम परेशानी, मरने वाले की एक्सट्रीम दुख, एक्सट्रीम जो उसका दुख है, गम है, वो उसमें मुब्तला रहता है, उसमें से नहीं निकलता है। इंटेंस सॉरो जिसको कहते हैं, इमोशनल पेन प्रीकॉक्बाइड विद डिक्रीज्ड एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ। इसमें डेथ के बारे में बात की गई है, जबकि सेपरेशन एंग्जाइटी, फियर ऑफ एंग्जाइटी फ्रॉम अनदर अटैचमेंट फिगर इज सेंट्रल इन सेपरेशन एंग्जाइटी। यानी कि सारा की सारी बात ही अटैचमेंट फिगर की है, चाहे वो घर बार है या वॉक एरिया है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अगला है डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें तो साफ पता है ना, डिप्रेशन तो है ही लैक ऑफ प्लेयर और अपने आप को वर्थलेस, होपलेसनेस कर लेना, अपने आप को ख़त्म कर लेना कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, बस ज़िंदगी ख़त्म। सेपरेशन में ऐसा नहीं है। और बाइपोलर में एपिसोड्स आती हैं, आपको पता है। तो आपने ये पढ़ना है, एक लफ्ज़ पढ़ना है इसका, चाहे आपको 2 घंटे लगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ से आप 2 घंटे गुजरते हो, पढ़ते हो, तो वो आपको फिर दोबारा नहीं भूलेगी।
अब मेरा ख्याल है जितना हमने इस चीज़ को अच्छी तरह से कर लिया है डिस्कस बार बार, तो ये नहीं भूलेगा। बिल्कुल अगले 2 साल बाद भी आपको याद आएगा कि ये सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मैंने ये पढ़ा था। और इंशाल्लाह आप लोग भी जो है वो लेक्चर भी दोगे इसके ऊपर कि भाई इसको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या कहते हैं। अब 2 रह गए, सिर्फ एक है ऑपोजिशनल वाले में सिर्फ वो बंदा ना हर वक्त ऑपोजिशन बना रहता है, हर बात के खिलाफ चलता है, उलट चलता है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, एडोलेसेंट्स में पाया जाता है। और तकरीबकारी की धमकी नहीं देते ये, लेकिन ये लगता है कि कहीं तकरीबकारी ना कर दें, क्योंकि ये हर वक्त जो है ना ऑपोजिशनल बिहेवियर अपनाए रखते हैं, अनरिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑपोजिशनल परसिस्टेंट। बिल्कुल सही कहा। तो परसिस्टेंट ऑपोजिशनल बिहेवियर रिलेटेड अनरिलेटेड टू द एंटिसिपेशन एंड अकरेंस ऑफ सेपरेशन का मसला नहीं होता इनको कि मैं किसी से सेपरेट हो जाऊंगा। साइकोटिक डिसऑर्डर से बिल्कुल ही फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो डेल्यूजन्स ये वो। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर, जबकि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाला इस बात में कंसर्न होता है। मैं जुमला पढ़ने लगी हूँ, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और आप लोग भी अच्छी तरह से सुन लें कि वेयर एज सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व कंसर्न अबाउट प्रॉक्सिमिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेन अटैचमेंट फिगर्स। डिपेंड वाला बंदा कहेगा हर बंदा मुझे काम करके दे, ये मैं डिपेंड कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये मुझे करके देगा, ये मुझे करके देगी तो मैं करूँगा। जैसे ख़वातीन डिपेंड करती हैं, मर्द हज़रात कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, बच्चे डिपेंड करते हैं, बूढ़े डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो परवेसिव होता है। इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपकी परवेसिव पर्सनैलिटी, आप शुरू से हर चीज़ पर डिपेंड करते हो, आप खुद से स्टेप नहीं लेते। लेकिन सेपरेशन में ये है कि आपका मेन पर्पज़ ये है कि किसी दूसरे की या मेरी सेफ्टी जो है ना वो आपस में जुड़े रहने से है। अगर तो मैं घर में हूँ, मैं सेफ्टी में हूँ, ठीक, मिसाल के तौर पे कह रही हूँ। तो और जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनको तो हर वक्त ये खौफ लगा रहता है कि अबंडमेंट हो जानी है, मुझे लोग छोड़ के चले जाएंगे, और जो है ना वो प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाई सेल्फ डायरेक्शन, उनको सही से सेल्फ डायरेक्शन नहीं होती। इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, उनकी अपनी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। तो ये जब हम इनको पढ़ेंगे, हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो इसका डिफरेंस सेपरेशन एंग्जाइटी के साथ इसलिए नहीं है कि वेयर एज दे आर नॉट सेंट्रल टू सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उनका मेन पर्पज़ जो है वो ये नहीं होता कि सेपरेशन हो जाए हमारी किसी के साथ। अब ये कोमोबिडिटी का एक पैराग्राफ है, ये ज़रूर पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से डिसऑर्डर के साथ कोमोबिड होते हैं। ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ सेपरेशन हो जाए हमारी किसी के साथ। अब ये कोमोबिडिटी का एक पैराग्राफ है, ये ज़रूर पढ़ लेते हैं कि वो रिपीट होना शुरू हो गई। अच्छा, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ भी ये कोमोबिड होती है। अगर एक बंदे को जीएडी है तो उसको एसएडी भी होगा, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक फोबिया है तो भी उसके साथ ये पाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि जैसे सर दर्द है तो एंग्जाइटी में भी है, तो जी वो डिप्रेशन में भी है, वो बाइपोलर में अगर हो रहा है सर दर्द, तो इस तरह का एक फ़ीचर कुछ सारे में मौजूद है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि कोमोबिड हो। और इस तरह सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी ये कोमोबिड है, पैनिक डिसऑर्डर में भी, पीटीएसडी में भी। डिप्रेसिव एंड बाइपोलर्स आर आल्सो कोमोबिड विद सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन एडल्ट्स। ये सारे डिसऑर्डर भी मौजूद है और साथ में सेपरेशन। आपने 2 डायग्नोसिस करने हैं, समझ रहे हैं ना। आ जाए, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट की बात है बस। तो आपने 2 डिसऑर्डर एक साथ डायग्नोसिस करने हैं और साथ आपने लिखना है कि जैसे आपने लिखना है बाइपोलर डिसऑर्डर विद आपका सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर।
तो आपके दो डिसऑर्डर इकट्ठे डायग्नोज हो रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि फीचर्स आ रहे हों सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के विद फीचर्स ऑफ एसएडी। तो ये हमारा कोमॉर्बिड हो गया। और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कोमॉर्बिड ज़्यादातर एडल्ट्स में होता है, बच्चों में ये कोमॉर्बिड यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ कि होता है, मैंने भी कमोबेश ही लिखा है देखा है, लेकिन यहाँ पे एडल्ट्स में लिखा है कि ये चीज़ें कोमॉर्बिड। चिल्ड्रन में एंजाइटी डिसऑर्डर जो होती है वो जनरलाइज एंजाइटी और स्पेसिफिक फोबियाज के साथ होती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अब आप ऐसा करें कि अब आप इससे अगला सिलेक्टिव म्यूटिज़म को तैयार करके आएँ। मैंने इंशाल्लाह जो है वो इसका क्राइटेरिया आपसे पूछना है, ठीक है, और इसके डिफरेंशियल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डिफरेंशियल्स के बगैर कुछ नहीं चलेगा। अगर आपको डिफरेंस करना आ जाएगा तो ज़्यादा सही काम रहेगा। हम अपना लाइव सेशन कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह कल हम फिर दोबारा लाइव सेशन के साथ आएंगे और हम सिलेक्टिव म्यूटिज़म पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि इसके साथ एक और भी मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा डिसऑर्डर है, ये कोमॉर्बिड चलते हैं ज़्यादा, अकेले नहीं चलते। तो फिर शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।